सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस नए अंक में। दूर तलक फैली हरियाली मन को यूं लुभाती है जैसे किसान की खेत क्यारियां झूम झूम कुछ गाती हैं। जी हाँ किसान भाई बहनों, ऐसा ही होता है जब आप सब बड़ी मेहनत लगन से कृषि कार्य करते हैं। फसल उगकर तैयार हो जाती है तो मन उसे देखकर प्रफुल्लित हो उठता है। और हम जानते हैं ये तभी संभव हो पाता है जब आप कृषि से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और नई से नई जानकारियों को समझते हैं और उन्हें देखकर खेती किसानी का कार्य करते हैं। तो आइए देर किस बात की, शामिल हो जाइए कृषि दर्शन के इस अंक में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। मॉनसून की भविष्यवाणी से पहले ही ग्वार की कीमतों में तेजी शुरू। उत्तर भारत में सूखे से चाय उत्पादन हो रहा है प्रभावित। दूध उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपा। अब खबरें विस्तार से। अल नीनो के कारण इस साल भारत में मानसून के कमजोर होने की आशंका के चलते स्टॉकिस्टों ने ग्वार की कीमतों में तेजी शुरू कर दी है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा अल नीनो के भारतीय मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव की बात कहते ही स्टॉकिस्टों ने कमजोर मानसून का भय दिखाकर गवार और गवार गम की कीमतों में तेजी बनाना शुरू कर दिया है। उत्पादक मंडियों में पिछले 2 दिनों में गवार की कीमतों में 300 रुपए की तेजी आकर भाव 4,850 रुपए से 4,900 रुपए है और गवार गम की कीमत में 600 रुपए की तेजी आकर भाव 13,200 से 13,400 रुपए प्रति क्विंटल हो गए हैं। हालांकि घरेलू बाजार में गवार का स्टॉक पिछले साल से अधिक है, लेकिन भाव में कमी नहीं आने से संयंत्रों के पास माल की कमी है। अगर वाकई में मानसून की बारिश में कमी रहती है तो गवार की कीमतों में और उछाल आ सकता है। उत्तर भारत में बारिश की कमी से चाय का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। देश के उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्से में लगभग सूखे की स्थिति से चाय बागानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उत्पादन प्रभावित हो रहा है। उत्तर भारत और उत्तरी पूर्वी हिस्से विशेषकर असम में सूखे की वजह से वर्ष 2014 के दौरान चाय के उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। उत्तर भारत के चाय उत्पादकों की शीर्ष संस्था इंडियन टी एसोसिएशन के मुताबिक जनवरी से 20 अप्रैल के बीच क्षेत्र में 71 एमएस वर्षा दर्ज की गई है, जबकि चाय की फसल को इस दौरान 310 एमएस वर्षा की आवश्यकता होती है। सूखे की वजह से चाय उत्पादन प्रभावित हो रहा है और इससे चाय की कीमतों में इजाफा संभव है। वर्षा की कमी की वजह से कीट का प्रकोप भी चाय फसल पर तेज हो गया है। कीटों के प्रकोप से निपटने के लिए कीटनाशकों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे लागत में इजाफा होगा और चाय की खुदरा कीमतों में भी बढ़ोतरी होगी। भारत दूध उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर तो है ही, लेकिन राज्यों में दूध उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में वृद्धि देश में सबसे अधिक है। आंध्र प्रदेश ने दूध उत्पादन व दूध के प्रति व्यक्ति उपलब्धता में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। आंध्र प्रदेश में दूध उत्पादन 41% बढ़ा है, वहीं प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में 36% का इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश ने यह तरक्की 2006 से 2010 के बीच हासिल की है। हालांकि दूध उत्पादन के मामले में आंध्र प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। आंध्र प्रदेश ने आधुनिक डेयरी और प्रसंस्करण संयंत्रों द्वारा उपयोग की जा रही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के चलते यह सफलता हासिल की है। राज्य में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। छोटे व मंझोले किसानों को भी खेती के साथ दूध का कारोबार करने में भी अधिक लाभ हो रहा है, जिससे वे अधिक से अधिक संख्या में डेयरी उद्योग से जुड़ रहे हैं। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होगा और इससे आमदनी भी बढ़ेगी। तो आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के कुछ एक इलाकों में बारिश की संभावना है,
देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में वृद्धि जारी रहेगी। किसान भाइयों के लिए सलाह है कि मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जियों में हल्की सिंचाई करें। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें। इस मौसम में बेल वाली सब्जियों में लाल भृंग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो डाइक्लोरोवाइस 76 ECM मिलीलीटर पानी की दर से छिड़काव करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भावों से रूबरू होते हैं, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। आइए जानते हैं मंडी भाव। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। चावल अंदानिकी आंध्र प्रदेश में 4,600 रुपये प्रति क्विंटल से 4,650 रुपये प्रति क्विंटल। जमशेदपुर झारखंड में 2,800 रुपये से 2,900 रुपये। बारगढ़ ओडिशा में 2,200 रुपये से 2,300 रुपये। लामलोंग बाजार मणिपुर में 3,000 रुपये। कपास करजन गुजरात में 3,900 रुपये से 4,050 रुपये। कोविलपट्टी तमिलनाडु में 4,000 रुपये से 4,200 रुपये। केसीनंगा ओडिशा में 4,500 रुपये से 4,800 रुपये। मसूर दाल हजारीबाग झारखंड में 5,500 रुपये से 6,000 रुपये। बरेली उत्तर प्रदेश में 5,330 रुपये से 5,340 रुपये। पुरलिया पश्चिम बंगाल में 7,300 रुपये। सरसों तेल जमशेदपुर झारखंड में 8,800 रुपये से 8,900 रुपये। कटवा पश्चिम बंगाल में 8,400 रुपये से 9,333 रुपये। चीनी अजमेर राजस्थान में 3,365 रुपये से 3,475 रुपये। लखीमपुर उत्तर प्रदेश में 3,200 रुपये से 3,390 रुपये। अब एक नज़र डालते हैं फल सब्जियों के भाव पर। केला झज्जर हरियाणा में 1,500 रुपये से 1,700 रुपये। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में 3,000 रुपये से 4,000 रुपये। इम्फाल मणिपुर में 3,400 रुपये से 3,600 रुपये। पपीता हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में 2,200 रुपये से 2,500 रुपये। खन्ना पंजाब में 900 रुपये से 1,200 रुपये। खुर्जा उत्तर प्रदेश में 2,000 रुपये। फूल गोभी पट्टी पंजाब में 300 रुपये से 500 रुपये प्रति क्विंटल। कल्याणी पश्चिम बंगाल में 350 रुपये से 500 रुपये। आलू राजकोट गुजरात में 1,450 रुपये से 1,750 रुपये। बरवाला हरियाणा में 900 रुपये से 1,000 रुपये। अब एक नज़र विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। जीरा राजकोट गुजरात में 8,350 रुपये प्रति क्विंटल से 9,425 रुपये प्रति क्विंटल। जोधपुर राजस्थान में 7,610 रुपये से 10,360 रुपये। मिर्ची लाल कोविलपट्टी तमिलनाडु में 5,100 रुपये से 7,200 रुपये। काली मिर्च अंगामली केरल में 68,000 रुपये से 70,000 रुपये। अदरक चंबा हिमाचल प्रदेश में 12,000 रुपये से 13,000 रुपये। कोहिमा नागालैंड में 6500 रुपये से 7,000 रुपये। लहसुन राजकोट गुजरात में 1,075 रुपये प्रति क्विंटल से 2,625 रुपये प्रति क्विंटल। दीमापुर नागालैंड में
5,000 रुपये से 5,500 रुपये रहा। और अब कमोडिटी से जुड़ी कुछ खबरें। शादियों के सीजन के कारण चना की हाजिर मांग मजबूत बनी हुई है। इस वजह से इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। इसके वायदा भाव में 0.85% का उछाल आया है और दाम 3,182 रुपये प्रति क्विंटल पहुंच गया है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, गन्ने की मिठास तब और भी मीठी लगती है जब कम लागत में भरपूर गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्त होती है। हम सब जानते हैं कि गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है और इसका उत्पादन पूरे भारतवर्ष में किया जाता है। इसलिए जो किसान भाई बहन गेहूं की कटाई के उपरांत गन्ने की बुआई कर रहे हैं, उन्हें किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है और गन्ने की कौन सी किस्म का प्रयोग करना है, जिससे कि आने वाले समय में आपको मिले भरपूर गुणवत्ता युक्त उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। इन्हीं सब बातों की जानकारी के लिए आइए देखते हैं कार्यक्रम विस्तार से। गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है और ये एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने का खासकर काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। गन्ने की फसल की बुआई वैसे तो अक्टूबर और फरवरी के महीने में की जाती है, लेकिन कुछ किसान खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में गेहूँ की कटाई के बाद भी गन्ने की बुआई करते हैं। गन्ने की फसल की देखभाल किस तरह से करनी है, गन्ने का उत्पादन कैसा अच्छा ले सकते हैं, इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है प्रमोद कुमार त्यागी जी। त्यागी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल है, तो इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाई किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बुआई का समय है वो अब फरवरी मार्च होता है या फिर नवंबर अक्टूबर, लेकिन अभी जो है अप्रैल का महीना चल रहा है, किसान अब भी बुआई कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों द्वारा अभी बुआई का समय नहीं माना जाता, लेकिन चूंकि किसान गेहूं के बाद भी बुआई करना चाहते हैं तो गेहूं के बाद बुआई हो रही है। तो इसके गेहूं के बाद की बुआई के जो गन्ना जो बोया जाता है उसके बाद जो पैदावार अच्छी मिले, उसके लिए किसानों को थोड़ा सुझाव दिया जाएगा कि एक तो बीज की मात्रा थोड़ी बढ़ा लें, खेत में नमी जो है पर्याप्त मात्रा में हो, बीज स्वस्थ हो, खेत जो है अच्छी तरह से तैयार करके जो है अच्छी तरह से बोना चाहिए। इस समय जो किस्म की बात करें तो ज़्यादातर जो है 767 जो वैरायटी है, को 767, उसी की पैदावार मतलब अच्छी रहेगी और जो वैरायटी है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएंगी इस समय, वो उनका समय उपयुक्त नहीं है। त्यागी जी, गन्ना लगाने से पहले किसान भाइयों को कितनी मात्रा में खाद देना है और कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका लगाते समय ध्यान रखना है, जिससे न केवल उनको अच्छा उत्पादन मिले बल्कि उनकी उत्पादन लागत भी कम रहे और गन्ने की फसल उनको अच्छी मिले? जो हम फरवरी मार्च में जो बुआई करते हैं उससे हमें थोड़ा खाद की डोज बढ़ानी पड़ेगी, जैसे कि DAP प्रति एकड़ एक बैग लगाना होगा और 10 किलो के लगभग यूरिया उसमें मिलाना होगा और पोटाश 10 किलो की मात्रा प्रयोग करनी होगी। दीमक वगैरह के लिए जो है फोरेट बुआई के समय प्रयोग करना होगा। त्यागी जी, जब हम गन्ने में हमने बुआई करनी है तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखें, गहराई कितना रखें और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखें, जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा मिले, और बीज का उपचार किस दवाई से और किस तरह से करना है? जो कूंड से कूंड की दूरी है 60 से 75 सेंटीमीटर के बीच में रखनी होगी। गहराई है उसकी 6 से 7 इंच। आमतौर पे जो गन्ना बुआई होती है उसमें हम 50 से 60 कुंटल प्रति हेक्टर की कुंटल की तरह से गन्ना बुआई करते हैं, लेकिन अब गर्मी के समय में हम 5 से 10 कुंटल की मात्रा इसमें बीज में बढ़ा सकते हैं। अगर बीज संभव हो सके बीज उपचारित करके बोया जाए। 20 कुंटल बीज के लिए लगभग 200 लीटर की मात्रा पानी की और 200 ml का जो एक बैक्स्टीन का घोल आता है उसकी मात्रा पर्याप्त होगी। कम से कम 5 मिनट जो है बीज का टुकड़े पानी में रहने चाहिए उपचारित करने के लिए। त्यागी जी, ये तो बात रही बुआई की और खाद की, लेकिन उसके बारे में बात आती है पानी की। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसकी फसल को बहुत अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है और अगर पानी की समय पे कमी नहीं मिल पाता है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। और गन्ने की फसल तो काफ़ी मात्रा में पानी चाहती है, तो गन्ने की फसल में पानी का प्रबंध किस प्रकार से करना है, कब पहला पानी लगाना है और कब दूसरा पानी लगाना है, किस प्रकार से हम कम लागत करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं? गन्ना बुआई के बाद लगभग 1 महीने के बाद पहला पानी गन्ने को देना होता है। उसके फिर उसमें जुताई करके जो खरपतवार वगैरह हैं उनको निराई गुड़ाई करके उसके फिर 15 दिन बाद उसमें पानी देना होता है। ख़ास तौर से गर्मी में ध्यान रखना होता है कि जो जिस समय हमारा गन्ने का फुटाव होता है उस समय हमें गन्ने में पानी का विशेष ध्यान रखना होता है। ताकि जैसा आप जानते हैं कि गन्ने की बुआई जो है 60 और 75 सेंटीमीटर पर होती है, काफ़ी दूरी पर होती है।
इसके साथ साथ गन्ना उगने में काफ़ी समय लेता है, खेत खाली दिखाई देता है। तो क्या इस समय में कोई अंतर फसल ली जा सकती है जो किसान को दोहरा लाभ मिल जाए, अंतर फसल भी मिल जाए और गन्ने की फसल भी अच्छी मिल जाए? तो उस फसल को कैसे ले सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखें कि अच्छा उत्पादन मिले? इस समय जो बुआई चल रही है उसमें हम मूंग या दलहनी फसल कोई भी ले सकते हैं। अगर हम मूंग की फसल गन्ने में बुआई कर रहे हैं तो उसमें मूंग की किस्म पूसा रत्ना और पूसा विशाल की जो किस्म है मूंग की, उसकी बुआई करनी चाहिए, जिससे उसमें हमें अच्छी पैदावार मिलती है मूंग की। और हमारे जो गन्ने की फसल जो जो गैप है उसमें हमारे निराई गुड़ाई का भी थोड़ा काम चलेगा। मूंग की फसल में भी निराई गुड़ाई होती रहेगी और गन्ने में भी, दोनों में भी। ताकि जब खाद की बात आती है, अक्सर हमारे किसान भाई बुआई के समय तो खाद डालते ही हैं, लेकिन बुआई के बाद भी खाद की आवश्यकता पड़ती है। और गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जो लंबी अवधि की है, जिसमें काफ़ी मात्रा में खाद की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों को पहली बुआई के बाद में कब कब और कितनी मात्रा में खाद देना है और किन खास बातों का ध्यान रखना है खाद देते समय? गन्ना बुआई के 45 दिन बाद गन्ना खेत में जो है खाद देना होता है। उसमें यूरिया की मात्रा ही देनी होती है। डीएपी तो हम पहले ही बुआई के समय दे चुके होते हैं। जो भी है हमें जो है लगभग 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से खेत में गन्ने वो यूरिया लगाना होता है। पानी से पहले यूरिया लगा दो और पानी दे दो। उसके बाद क्योंकि वो हमारा जो समय है वो गन्ने में फुटाव का जो किल्ले होते हैं वो निकलने का समय होता है। उस समय में ध्यान रखना होता है कि खेत में नमी रहे और हमें निराई गुड़ाई भी हम उसमें करते रहें, जिससे कि हमारी और फुटाव बढ़े। त्यागी जी, जो गन्ने की फसल है वो ऐसी फसल है जिसमें बहुत सारे कीड़ों का प्रकोप होता है और कीड़े कई बार हमारी फसल को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस समय जो लगने वाले कीट कौन कौन से हैं, उनकी क्या पहचान है, उनकी रोकथाम के लिए हमारे किसान भाई क्या कुछ कर सकते हैं? सबसे पहले जो अभी फ़िलहाल जो कीड़ा लगता है गर्मी के मौसम में, शुरू में जो कीड़ा लगता है गन्ना जमाव के बाद, वो लगता है अर्ली सूट बोरर। उसे हम अर्ली सूट बोरर, किसान उसको कंसवा भी कहते हैं, उसके नाम से जाना जाता है। उस कीड़े की पहचान ये होती है कि गन्ने की जो कोत होती है उसमें से हमें सूखा हुआ गन्ना दिखाई देगा। अगर हम उसको उखाड़ के देखेंगे तो उसमें से नीचे एक हमें वाइट कलर की थोड़ी सी जो है सुंडी मिलेगी। और उसका जो उपचार है, हमें ऐसा करना चाहिए कि क्लोरोपाइरीफास प्लस साइफर मैथ्रीन को जो है 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 200 मिलीलीटर पानी में मिला के उसका खेत पे स्प्रे करना चाहिए। दूसरा कीड़ा आता है रूट बोरर होता है, उसको हम पहले से ही फोरेट वगैरह से जो है कंट्रोल करते हैं बुआई के समय ही। उसके बाद जो जून के लास्ट में हमें अगोला बेधक के लिए, जो अगोला बेधक की पहचान ये होती है कि जो गन्ने की तीसरी चौथी पत्ती है उस पर हमें छर्रे दिखाई देंगे। ये हमारी जो है इसकी अगोला बेधक की जो सुंडी होती है उसकी जो है तीसरी पीढ़ी ही गन्ने के खेत में नुकसान पहुंचाती है। गन्ने के खेत में तीसरी चौथी पत्ती पे छर्रे दिखाई देंगे तो समझ लेना चाहिए कि गन्ने पे जो है अगोला बेधक का प्रकोप होने वाला है। तो उसी समय हमें फ्यूराडान 2 किलो प्रति बीघा का प्रयोग करना चाहिए। अगर खेत में अगोला बेधक लग गया है कीट, तो हम अगोले उखाड़ के देखेंगे। अगोला की जो कोत होती है, जो उसमें टोब उसकी जो कोत में हम उखाड़ के देखेंगे तो उसमें एक वो बनी होती है डेड हर्ट को उखाड़ के देखेंगे तो नीचे तक अब जहाँ से अगोला चलता है वहाँ से उखाड़ के देखेंगे तो उसमें एक सुंडी पाई जाती है, उसको हम अगोला बेधक कहते हैं। उसकी रोकथाम के लिए फ्यूराडान 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए। त्यागी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ने की फसल में बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं, खासकर खरपतवार, और ये काफ़ी नुकसान करते हैं, खाद भी लेते हैं, पानी भी लेते हैं, और साथ साथ में जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी आश्रय घर बन जाते हैं, जिससे गन्ने में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इनका प्रबंध किस प्रकार से करें जिससे किसानों को लागत कम आए और लाभ ज़्यादा मिले? गन्ना बुआई के बाद जब गन्ना जम जाता है तो उसमें हमें विशेष तौर तो निराई गुड़ाई से ही हमारे खरपतवार का नियंत्रण करना चाहिए। उसके बावजूद भी यदि खरपतवार हमारे रह जाते हैं, चौड़ी पत्ती वाले अगर कोई है तो 2,4-D प्लस एट्राजिन को मिला के हमें खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। वैसे जो है निराई गुड़ाई और जुताई से जो हम खरपतवार नियंत्रण करेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा गन्ने के लिए, क्योंकि गन्ना जो है एक जुताई ज़्यादा चाहने वाला फसल है, जिससे हमारा फुटेर भी उससे बढ़ती है। खेत में जो है पानी की जो सोखने की क्षमता है वो बढ़ती है। इसीलिए निराई गुड़ाई से जो खरपतवार नियंत्रण होगा वो सही रहेगा। त्यागी जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल क्योंकि हम फसल काफ़ी मात्रा में उत्पादित करते हैं और खाद पूरा नहीं दे पाते हैं, तो फसलों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी दिखाई देने लग गई है। तो शायद ये लगता है कमी जो गन्ने में भी दिखाई देती होगी। तो गन्ने की फसल में कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों का खास ध्यान रखा जाए, उनकी क्या पहचान है और किस प्रकार से फसल में उसकी आपूर्ति करें? उसके लिए हमें 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो मिक्सचर आता है उसको हमें प्रयोग कर लेना चाहिए। बुआई चाहे तो हम बुआई के समय ही दे सकते हैं, तो शुरू से ही, जिससे हमारी कमी आए ही ना। और नहीं अगर कमी कोई दिखाई भी देती भी है तो जिंक सल्फेट या और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी हैं, जितने भी हैं, एक ही मिक्सचर जो आता है उसको हम प्रयोग कर सकते हैं 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। त्यागी जी, आपने हमारे किसान भाई को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई सब बातों का ध्यान रखेंगे। इसमें जो बुआई कर रहे हैं वो बीज की मात्रा का अधिक प्रयोग करेंगे, साथ साथ में जो खाद का प्रयोग करना है वो मिट्टी की जांच के अनुसार करेंगे। और जो किसान भाई जांच नहीं करवा पाए हैं वो डीएपी, पोटास और नाइट्रोजन तीनों का प्रयोग जैसे कि आपने बताया है उसी मात्रा अनुपात में करेंगे। और इसके बाद में पानी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, समय पे सिंचाई देने से फसल काफ़ी अच्छी आती है। और कीट जो नुकसान करते हैं उनका भी प्रबंध करेंगे और साथ साथ में खरपतवार का ध्यान रखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। त्यागी जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब यूट्यूब पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो किसान भाई बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव, विचार और प्रतिक्रियाएं अपने खतों के माध्यम से हमें लिख भेजिए। और यदि और भी गहराई की तरह हमें जानना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया से। तो कृषि दर्शन का अंक यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।